नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति। यह टॉपिक यूपीएससी परीक्षा तथा स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए ये साथियों इस टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था होती है। वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जब वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति कम हो जाती है और मांग अधिक हो जाती है किसी भी वस्तु या सेवाओं की, तो जाहिर सी बात है कि उसका मूल्य बढ़ेगा और मूल्य बढ़ने से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अस्थाई तथा छिटपुट मूल्य स्तर की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। यह ध्यान देने बात है। अस्थाई तथा छिटपुट मूल्य स्तर की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता है। यानी कि यदि अत्यधिक कम समय के लिए या कुछ ही वस्तुओं का दाम यदि बढ़ा तो उसे हम मुद्रास्फीति की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। मुद्रास्फीति हमेशा बुरा नहीं माना जाता। मुद्रास्फीति को हमेशा बुरा नहीं माना जाता। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि किसी भी वस्तु का दाम हमेशा के लिए स्थिर रहेगा तो उस वस्तु का उत्पादन कम होगा, क्योंकि उत्पादककर्ता जो होता है, उद्योगपति जो होता है, यदि उसे लाभ निरंतर नहीं बढ़ेगा, उसका लाभ निरंतर नहीं बढ़ेगा तो वह उस वस्तु का उत्पादन करना बंद कर देगा धीरे धीरे, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ मात्रा में मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। इसलिए मुद्रास्फीति को हमेशा बुरा नहीं माना जाता, जिसे हम आगे के स्लाइड्स में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है धारणीय मुद्रास्फीति, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। किसी भी अर्थव्यवस्था में आवश्यक विकास दर को बनाए रखने के लिए एक निश्चित दर में मुद्रास्फीति की आवश्यकता होती है। एक निश्चित दर में, जैसा कि पहले हमने कहा, यदि किसी भी वस्तु का मूल्य स्थिर हो जाएगा तो आर्थिक विकास रुक जाएगा, निवेश रुक जाएगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कुछ निश्चित दर में मुद्रास्फीति की आवश्यकता बनी रहती है। इसी को धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह विकसित तथा विकासशील देशों के लिए अलग अलग होती है। जैसे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह 6% हो सकती है। यानी कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये इस वर्ष है तो अगले वर्ष यदि वह 105 या 106 रुपये होता है तो वह धारणीय मुद्रास्फीति कहे जाएगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है, न कि हानिकारक। परंतु यही दर विकासशील देशों के लिए बदल जाती है। विकासशील देशों के लिए सिर्फ 2% की मुद्रास्फीति धारणीय मुद्रास्फीति मानी जाती है। यानी कि जो सामान या सेवा इस वर्ष 100 रुपये का है तो वह अगले वर्ष 2 रुपये या 3 रुपये उसमें मूल्य वृद्धि हो सकती है, तभी वह धारणीय मुद्रास्फीति की श्रेणी में आती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति हमेशा हानिकारक नहीं होती। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक निश्चित दर में मुद्रास्फीति का बना रहना अति आवश्यक होता है। अब आइए मुद्रास्फीति के कारणों को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिनमें पहला कारण है मांग आधारित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से हमारा तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु की मांग
यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति बाजार में कम हो जाती है। यदि मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति कम होगी, और जब यदि आपूर्ति कम होगी तो बाजार में उस वस्तु का मूल्य बढ़ने लगता है। यानी कि मांग से यदि मूल्य बढ़ता है तो उसी को हम मांग मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि बाजार में यदि किसी वस्तु या किसी सेवा की मांग उसकी आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है तो उसे मांग मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरा कारण है, इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा कारण है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति से हमारा तात्पर्य है यदि किसी वस्तु के निर्माण में लागत अत्यधिक हो जाए। यदि इस वर्ष लागत 100 रुपये रही किसी वस्तु के निर्माण में और अगले वर्ष यही लागत 110 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु का मूल्य अपने आप बढ़ जाता है, जिससे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। यह कई कारणों से होती है, जैसे मजदूरी में वृद्धि और कच्चे माल की मूल्यों में वृद्धि। यदि किसी वस्तु के निर्माण में कुछ कच्चे मालों का प्रयोग हो रहा है, यदि उसके मूल्य में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है उस वस्तु के पूर्ण निर्माण होने में लागत बढ़ जाती है। तो मजदूरी में वृद्धि, कच्चे मालों के दाम में वृद्धि, कर में वृद्धि, कर में भी वृद्धि लागत जनित मुद्रास्फीति को पैदा करती है। कर में वृद्धि भी लागत जनित मुद्रास्फीति को पैदा करती है, क्योंकि कर को वस्तु के मूल्य में ही जोड़ा जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष कर के रूप में हम जानते हैं। यदि अप्रत्यक्ष कर बढ़ेगा तो वस्तुओं के निर्माण में लागत ज्यादा आएगी, जिससे लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। अगली मुद्रास्फीति का कारण है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिसे हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास में हमने देखा है कि वैश्विक कारणों से कई बार मुद्रास्फीति यानी कि वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसे हम खाड़ी संकट के दौरान खाड़ी संकट के दौरान तेल के मूल्य के रूप में देख सकते हैं। जब जिस वक्त खाड़ी संकट उत्पन्न हुआ था विश्व पटल पर, उस समय तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। और वर्तमान के यदि उदाहरणों को हम देखें तो रूस और यूक्रेन युद्ध ने भी मुद्रास्फीति को प्रेरित किया है, जो वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति मांग के कारण, लागत के कारण या वैश्विक कारणों से उत्पन्न होती है। अब आइए हम मुद्रास्फीति के प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकारों में पहला प्रकार है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब किसी देश की मुद्रास्फीति 3% या उससे कम की दर से बढ़ती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि यह मंदी को उत्पन्न करती है। यदि वस्तुओं के दाम उस अनुपात में बढ़ेंगे नहीं, यानी कि धारणीय मुद्रास्फीति यदि किसी देश में नहीं रहेगी तो निवेश कम हो जाएगा, और निवेश कम होने से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए रेंगती हुई मुद्रास्फीति जो 3% या उससे कम होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। मुद्रास्फीति के अगले प्रकार में है चलती हुई मुद्रास्फीति। यह
धारणी मुद्रास्फीति की श्रेणी में इसे रखा जाता है। यह 3% से 10% तक हो सकती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए वस्तुओं के मूल्य में एक धारणीय वृद्धि जरूरी है, इसलिए उसमें 3% से 10% तक की वृद्धि आवश्यक होती है। इसे हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। मुद्रास्फीति का अगला प्रकार है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। यह मुद्रास्फीति किसी भी देश के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, जिसकी वृद्धि दर 10% से 20% तक होती है। इसमें वस्तुओं के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं, जो मांग आधारित भी हो सकते हैं, लागत आधारित भी हो सकते हैं, या वैश्विक कारणों से भी हो सकते हैं। तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति की दर अत्यधिक होती है, जो 10 से 20% तक हो सकती है। अगली मुद्रास्फीति के प्रकार में हम कोर मुद्रास्फीति देखते हैं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति का प्रकार है। यह निरंतर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, जिसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कोर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है मोटे तौर पर। एक होती है अस्थाई मुद्रास्फीति और दूसरी होती है अस्थाई। यदि जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण आदि अस्थाई कारणों से मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे अस्थाई मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि मानसून के खराब होने से या कुछ अल्प समय के लिए किसी विशेष वस्तुओं के दाम यदि बढ़ते हैं तो उसे हम अस्थाई मुद्रास्फीति कहते हैं। अस्थाई मुद्रास्फीति का वास्तविक रूप प्रदर्शित करता है हमारे सामने। इसमें गैर खाद्य वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो यही अस्थाई मुद्रास्फीति को हम कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि कोर मुद्रास्फीति में गैर खाद्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता। इसमें खाद्य वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता कि खाद्य वस्तुएं अस्थायी प्रकृति की होती हैं, उनके दामों में निरंतर वृद्धि या कमी देखी जाती रही है, इसलिए कोर मुद्रास्फीति में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि कोर मुद्रास्फीति में सिर्फ गैर खाद्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसे अच्छे से ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा कि गैर खाद्य वस्तुओं को सिर्फ कोर मुद्रास्फीति में शामिल किया जाता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के अगले प्रकार में है हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति कोर मुद्रास्फीति से संबंधित है। हेडलाइन मुद्रास्फीति WPI द्वारा जारी मासिक रिपोर्ट के अनुसार मासिक रिपोर्ट में जो मुद्रास्फीति दर्ज की जाती है उसी को हेडलाइन मुद्रास्फीति बोला जाता है। इसमें खाद्य तथा गैर खाद्य, हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य तथा गैर खाद्य दोनों वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति में प्रमुख अंतर है यह है कि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों को सिर्फ शामिल नहीं किया जाता और हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थ और गैर खाद्य पदार्थ दोनों को शामिल किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति WPI द्वारा जारी मासिक रिपोर्ट के आधार पर बनाई जाती है। इस प्रकार हमने मुद्रास्फीति के सभी प्रमुख प्रकारों को समझ लिया। अब आइए आगे चलते हैं। यदि इसमें कुछ दिक्कत रह गई हो तो वीडियो को रिवर्स करके ध्यान से सुनिएगा। यदि उसके बाद भी समस्या का समाधान न हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को कमेंट करिएगा, जिसमें हम 1-to-1 सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे।
तो आइए आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति से संबंधित अब कुछ शब्दावलियों को समझते हैं जो निरंतर परीक्षाओं में उनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए मुद्रास्फीति से संबंधित पहली शब्दावली को हम समझते हैं, जो है मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति से तात्पर्य है कि जब मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ़ जाती है, जब मुद्रा स्फीति अत्यधिक बढ़ जाती है तो इसे कम करने का प्रयास किया जाता है। जब मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ़ जाती है तो इसे धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जाता है। इसी स्थिति को हम मुद्रा अपस्फीति कहते हैं, यानी कि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास मुद्रा अपस्फीति कही जाती है, जिसे डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। यह मौद्रिक नीति के उपकरणों के माध्यम से की जाती है, जिसे हमने पिछले वीडियो में अत्यधिक विस्तृत तरीके से देखा। मौद्रिक नीति के माध्यम से बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को कैसे कम किया जाता है, इसे अत्यधिक विस्तृत रूप में जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो देखें। तो मुद्रा अपस्फीति से हमारा तात्पर्य है बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को धीरे धीरे मौद्रिक नीति के माध्यम से कम करना। मुद्रास्फीति से संबंधित दूसरी प्रमुख शब्दावली है मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति, डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें मुद्रा स्फीति की दर धारणीय मुद्रा स्फीति से अत्यधिक नीचे चली जाती है। यानी कि इसमें मुद्रा स्फीति विकासशील देशों में 2 से 3% हो जाती है और विकसित देशों में 0 से 1%, जिसमें मुद्रास्फीति अत्यधिक निम्न हो जाती है और वस्तुओं का दाम न के बराबर बढ़ता है, जिससे निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ते हैं तो निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था में नए निवेश नहीं किए जाते हैं। इसलिए यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो मुद्रा अवस्फीति और मुद्रा अपस्फीति में अंतर को अच्छे से ध्यान रखिएगा। मुद्रा अपस्फीति में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास किया जाता है और मुद्रा अवस्फीति वह स्फीति होती है जिसमें मुद्रा स्फीति की दर अत्यधिक कम होती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। मुद्रास्फीति के शब्दावलियों में अगली शब्दावली है निस्पंदन, स्टैगफ्लेशन, जिससे लगातार परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। स्टैगफ्लेशन से हमारा तात्पर्य है इसमें स्फीति प्लस मुद्रा संकुचन दोनों स्थितियां साथ साथ चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यह एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्फीति और मुद्रा संकुचन साथ साथ। ये कैसे हो सकता है कि किसी वस्तु का मूल्य भी बढ़ता रहे और उस अर्थव्यवस्था में मंदी भी रहे, यानी कि अवस्फीति की स्थिति भी बनी रहे, जो हमने अगले में पढ़ा। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें बेरोजगारी की दर निरंतर बढ़ती जाती है, वस्तुओं के दाम भी बढ़ते जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ने से निवेश में कमी आती है, जो अर्थव्यवस्था को अत्यधिक मंदी की स्थिति में डाल देती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में स्फीति यानी मुद्रास्फीति प्लस मुद्रा संकुचन की स्थिति जब साथ साथ होती है तो उसी को हम स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावली में अगली शब्दावली हमारी है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन भी अत्यधिक नकारात्मक स्थिति है। इसमें
बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति साथ साथ चलती है, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है। कुछ विशेष वस्तुओं कुछ विशेष वस्तुओं में मुद्रास्फीति अत्यधिक होती है। इसमें मुद्रास्फीति बनी रहती है, स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति बनी रहती है तथा मुद्रा संकुचन की स्थिति बनी रहती है। इसमें कुछ विशेष क्षेत्रों यानी कि कुछ विशेष वस्तुओं में मुद्रास्फीति बनी रहती है तथा तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति बनी रहती है। यानी कि कुछ विशेष वस्तुओं के दाम बढ़ते रहते हैं, जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की उच्च दर तथा मंदी की स्थिति बनी रहती है। इसे स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। तो इन दोनों टर्म को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अब मुद्रास्फीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टर्म अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, जो किसी भी विद्यार्थी के लिए जिसे जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। फिलिप वक्र। फिलिप वक्र यह न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री डब्ल्यू फिलिप के द्वारा दिया गया था। यह बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के संबंध को दर्शाता है। यह न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री डब्ल्यू फिलिप के द्वारा दिया गया था। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर को संबंधों को बताता है। इस वक्र के माध्यम से फिलिप ने यह बताने का प्रयास किया कि किसी भी देश की मुद्रास्फीति तथा वहां की बेरोजगारी में नकारात्मक संबंध होता है। फिलिप ने बताया कि बेरोजगारी की दर तथा स्फीति में नकारात्मक संबंध होते हैं। यानी कि यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर उच्च होगी तो मुद्रास्फीति की दर निम्न होगी। अर्थात यदि मुद्रास्फीति की दर को निम्न रखना है तो बेरोजगारी की उच्च दर को बर्दाश्त करना ही होगा। इन्होंने इसे एक वक्र के माध्यम से समझाया, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ये एक्स एक्सेस वाई, यहाँ ये बेरोजगारी दर हो गई तथा यह स्फीति। यदि स्फीति
4%, 5, 6, 7, 6। यदि स्फीति 4% है तो बेरोजगारी 7 होगी ही। यदि स्फीति 5 होती है तो बेरोजगारी 6 आएगी। यदि स्फीति 6 होती है तो बेरोजगारी 5 आएगी। यदि स्फीति 7 होती है तो बेरोजगारी 4 आएगी। इस प्रकार जिस कर्व का निर्माण होता है इसे फिलिप्स वक्र कहा जाता है। यानी कि यदि बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम होगी, यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। इस प्रकार फिलिप वक्र को हमने समझा। यदि इसमें कुछ टेक्निकल चीजें न समझ में आई हो तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देखिएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस प्रकार मुद्रास्फीति के सभी पहलुओं को हमने अत्यधिक विस्तृत तरीके से देखा। अगर इसमें कुछ टर्म न समझ में आए हों तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देखिए या कमेंट बॉक्स में सीधे प्रश्नों को आप डालकर उसे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।